In the previous classes, you have read about the extraction of zinc and aluminum. In this class, I am going to teach you extraction of copper and iron. Now, I am teaching you extraction of copper from copper pyrites. Formula of copper pyrites is CuAgS2. Grinded ore, then it is converted into powdered form, then concentrated by Froth fluidation process. Concentrated ore, then it is roasted, roasted ore, then smelting in the presence of coke and SiO2. Then basemerization, of ore, then copper, 98% copper plus 2% impurities. It means impure copper. Then purification, कॉपर इन प्योर फॉर्म। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले हम लोग कॉपर पायराइट्स ओर को लेते हैं, इसके बाद ग्राइंडिंग करके छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट कर देते हैं, इसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में बदल देते हैं। उसके बदलने के बाद चूंकि ये सल्फाइड ओर है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन जो हम लोग करते हैं बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा करते हैं। इस कॉन्सेंट्रेटेड ओर को रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। इसके बाद स्मेल्टिंग होता है जिसमें कार्बन और सिलिका SiO2 के प्रेजेंस में। उसके बाद जो ओर प्राप्त होता है आफ्टर स्मेल्टिंग, जिसमें मेनली FeS प्लस Cu2S, जिसको हम लोग नाइट्रे के नाम से जानते हैं, इसी के रूप में प्राप्त होता है। और तब हम लोग क्या करते हैं कि आफ्टर डिसिमिनाइजेशन प्रोसेस हम लोग कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं। ये कॉपर इम्प्योर स्टेट में होता है, मतलब 98% कॉपर होता है, 2% इसके साथ इम्प्योरिटीज होता है। देन आफ्टर प्यूरिफिकेशन हम लोग प्योर कॉपर को प्राप्त कर लेते हैं। अब हम लोग ये देखें कि ड्यूरिंग रोस्टिंग कौन कौन सा रिएक्शन होता है। रोस्टिंग ऑफ CuFeS2। रोस्टिंग में कॉपर पायराइट्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Cu2S प्लस FeS प्लस SO2 का फॉर्मेशन करता है। इसमें आर्सेनिक भी रहता है इम्प्यूरिटीज के रूप में, जो AS2O3 के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। सल्फर भी रहता है इम्प्यूरिटीज के रूप में,
जो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट करके बाहर चला जाता है। मेनली इसमें हम लोग को CO2S प्लस FeS प्राप्त होता है आफ्टर रोस्टिंग। अब हम लोग ये देखेंगे स्मेल्टिंग प्रोसेस में कौन कौन सा रिएक्शन किस तरह से होता है। इन स्मेल्टिंग प्रोसेस, स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग सिलिका भी ऐड करते हैं और प्लस उसमें कोक भी ऐड करते हैं। इसमें FeS जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके FeO प्लस SO2 के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। ये जो SiO2 ऐड करने का कारण होता है कि जो FeO फेरस ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन होता है ये स्लैग के रूप में FeSiO3 के रूप में बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब जो आयरन ऑक्साइड यहाँ इस जगह पर जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वह FeSiO3 के रूप में बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। इसमें इसके बाद जो बढ़ता है FeS प्लस CO2S, इसको हम लोग क्या काम करते हैं, बेसेमर कन्वर्टर में ऐड करते हैं। इस FeS प्लस CO2S के मिक्सचर को हम लोग कॉपर मैटे के रूप में जानते हैं, NaTe। ये क्या होता है, इज द मिक्सचर ऑफ फेरस सल्फाइड एंड CO2S। अब हम लोग इसको करेंगे बेसेमर कन्वर्टर में ऐड कर देते हैं जहां सिलिका की लाइनिंग होती है, और हम लोग क्या करते हैं कि सिलिका के प्रेजेंस में ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पर पास कराते हैं। पास कराने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि आउटर रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा कॉपर प्राप्त हो जाता है। उस रिएक्शन को देखें कौन कौन सा रिएक्शन किस तरह से होता है ड्यूरिंग द बेसेमराइजेशन प्रोसेस। बेसेमराइजेशन प्रोसेस, ये जो होता है बेसेमर कन्वर्टर होता है जो कि स्टील का बना हुआ होता है और उसमें सिलिका की लाइनिंग रहती है, और इसी में हम लोग ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर पर पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैटे। इसमें होता है FeS प्लस O2 FeO प्लस SO2 के रूप में कन्वर्ट करता है। जो हम लोग सिलिका लाइनिंग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बेसिक ऑक्साइड होता है, और ये जो सिलिका होता है इसको FeSiO3 के रूप में स्लैग के रूप में हम लोग इसको बाहर निकाल देते हैं, और CO2S जो है ऑटो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको कॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। CO2S प्लस CO2O Cu प्लस SO2। ये इसको हम लोग ऑटो रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। इसमें कॉपर सल्फाइड का कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज्ड होकर क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, वही जो पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड जो क्यूप्रस ऑक्साइड होता है कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके कॉपर देता है। इस कॉपर में जब इसका सॉलिडिफिकेशन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड इंट्रैक्ट कर जाता है उसके सरफेस के ऊपर, जिसको हम लोग ब्लिस्टर ऑफ कॉपर के नाम से जानते हैं। ब्लिस्टर ऑफ कॉपर। एक चीज और हम लोग देख लें कि ऑटो रिडक्शन प्रोसेस के में जनरली हम लोग CO2S, PbS और HgS का रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा जो कॉपर जो बना उसमें 98% कॉपर रहता है, 2% इम्प्यूरिटीज रहता है, जिसके चलते हम लोगों को प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जिसका प्यूरिफिकेशन हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करते हैं।
जिसमें एनोड जो होता है इम्प्योर कॉपर का होता है, कैथोड जो होता है वो प्योर कॉपर का होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं CuSO4 प्लस 5 to 10% H2SO4 का एक्वस सॉल्यूशन होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो एनोड से जो कॉपर होगा सॉल्यूशन में आता है और ये कॉपर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करके कैथोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है एट एनोड। एक चीज और हम लोग देख लें, इम्प्यूरिटीज के रूप में जो कॉपर के साथ 2% के रूप में मिला हुआ रहता है वो होता है निकेल, जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये निकेल, जिंक और कॉपर सल्फेट के रूप में सॉल्यूशन में आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट घुल जाता है, सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है और ये जो होता है एनोड के नीचे जमा हो जाता है जिसमें सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होता है, जिसको हम लोग एनोड मड के रूप में जानते हैं। और जो कॉपर होता है प्योर फॉर्म में कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। इस तरह से हम लोग कॉपर का एक्सट्रैक्शन कॉपर पाइराइट्स ओर से करते हैं। एक चीज और हम लोग देख लें, कभी कभी हम लोग देखते हैं क्रूड कॉपर या लो ग्रेड कॉपर से हम लोग को कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना होता है। तो किस तरह से करेंगे? जब हम लोग को लो ग्रेड कॉपर या क्रूड कॉपर हम लोग को मिलता है एक्सट्रैक्शन के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड कॉपर और क्रूड कॉपर। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपर को घुला लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर और सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, आयरन या जिंक डस्ट डालते हैं, जिसके कारण ये जो होता है बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कॉपर हमको प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में है, इसमें जिंक या आयरन किसी का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कॉपर को डिस्प्लेस कर सके। तो इसमें FeSO4 प्लस कॉपर यही प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाता है। तो हम लोग हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग को लो ग्रेड या क्रूड कॉपर से कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना होता है। अब हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम हेमाटाइट और मैग्नेटाइट से पढ़ेंगे। हेमाटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का जो होता है Fe3O4। इसको सबसे पहले हम लोग इसमें भी करते हैं ग्राइंडेड और ग्राइंडिंग के बाद हम लोग पढ़े हैं कि जो भी ऑक्साइड या कार्बोनेट और होता है उसको हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस के द्वारा कंसंट्रेशन करते हैं। तो कंसंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, ये हमारा मिल गया कॉन्सेंट्रेटेड ओर। इसके बाद हम लोग इसका रिडक्शन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में हम लोग क्या काम करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड को उसके बाद
हम लोग रोस्टिंग भी करते हैं। अगर इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज सल्फर के रूप में प्रेजेंट रहता है, या आर्सेनिक के रूप में रहता है, या फास्फोरस के रूप में रहता है, या FeO फेरस ऑक्साइड के रूप में आयरन रहता है, तब रोस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो रोस्टेड ओर हो गया। तब हम लोग स्मेल्टिंग में हम लोग क्या काम करते हैं कि पहले ओर होगा प्लस 4 पार्ट इसमें रहता है कोक, अब प्लस 1 पार्ट रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में। स्मेल्टिंग में के बाद जो हमको आयरन मिलता है उसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं। पिग आयरन में 4% कार्बन प्रेजेंट रहता है। इसे कार्बन को प्यूरिफिकेशन करते हैं बाय बेसेमेराइजेशन प्रोसेस। तब हमारा जो आयरन प्राप्त होता है इसमें कार्बन के अमाउंट बहुत कम रहता है, कॉस्ट आयरन या रॉट आयरन के रूप में प्राप्त करते हैं। एक चीज और हम लोग समझ लें, पिग आयरन में कार्बन का जो परसेंटेज होता है 4%, कॉस्ट आयरन में करीब 3% और रॉट आयरन में 0.25% टू 0.5%। मतलब सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है रॉट आयरन होता है, और सबसे इम्प्योर होता है वो पिग आयरन होता है। तो हम लोग इस फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग बेसेमेराइजेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें कि रोस्टिंग प्रोसेस में कौन कौन सा किस तरह से रिएक्शन होता है। रोस्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या काम करते हैं कि ओर को बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन गर्म करते हैं। इसके साथ जो होता है आयरन का जो ओर है उसके साथ अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है। फास्फोरस है ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। आर्सेनिक अगर है तो AS2O3 के रूप में बाहर निकल जाता है। और अगर FeO है, अगर फेरस फॉर्म में आयरन प्रेजेंट है तो ये क्या होता है Fe2O3 के रूप में ये कन्वर्ट कर जाता है। यही होता है रिएक्शन जो कि रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है सल्फर फास्फोरस आर्सेनिक जो इम्प्यूरिटीज के रूप में बाहर हो जाता है और फेरस ऑक्साइड आयरन ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है। अब हम लोग रोस्टेड ओर को ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हैं जिसमें ओर के साथ साथ कोक होता है, उस 4 पार्ट होता है और 1 पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन इन ब्लास्ट फर्नेस ड्यूरिंग स्मेल्टिंग प्रोसेस। इस रिएक्शन को हम लोग 4 पार्ट में बांट कर पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये जो पार्ट होता है इसको कंबसन पार्ट कहते हैं या कंबसन जोन कहते हैं। इसमें कार्बन जो जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है इस जोन में। सेकेंड जो जोन होता है उसमें 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है। इसमें होता क्या है कि जो स्लैग बनता है
वो स्लैग मोल्टेन मेटेरियल के ऊपर तैरते रहता है और उससे क्या होता है कि मेटेरियल जो होता है ऑक्सीडाइज्ड होने से बच जाता है और हम लोग स्लैग को आराम से उससे निकाल लेते हैं। तीसरा जो पार्ट होता है इसका, उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये स्लैग फॉर्मेशन जोन कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 और इसके साथ आयरन के साथ सिलिका प्रेजेंट रहता है जो इम्प्यूरिटीज के रूप में रहता है, वो स्लैग के रूप में CaSiO3 के रूप में ऊपर चला आता है, जिसको हम लोग अलग कर लेते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट होता है इसका, जिसको हम लोग रिडक्शन जोन कहते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसमें Fe2O3 कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके FeO प्लस CO2 में कन्वर्ट होकर जाता है। Fe3O4 CO से कंबाइन करके थ्राइस FeO प्लस CO2 में कन्वर्ट कर जाता है और ये जो आयरन ऑक्साइड का FeO का जो फॉर्मेशन हुआ वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके Fe प्लस CO2 में, यहीं पर हमको पिग आयरन प्राप्त होता है, जिसको हम लोग को प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए जरूरत पड़ती है कि कार्बन में कार्बन का जो परसेंटेज इसमें होता है 4% कार्बन होता है, देखने में ब्लैक दिखलाई पड़ता है, इसलिए हम लोग इसको पिग आयरन के रूप में जानते हैं। अब हम लोग बेसिमराइजेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, चूंकि पिग आयरन में इम्प्यूरिटीज के रूप में मैग्नीज भी रहता है, सल्फर भी रहता है, आर्सेनिक भी रहता है, फास्फोरस भी रहता है। ये क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। दूसरी चीज होती है कि जब हम लोग पिग आयरन को बेसिमर कन्वर्टर में डालते हैं तो जो उसका लाइनिंग होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड का होता है, इसलिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो एसिडिक ऑक्साइड है फास्फोरस का वो स्लैग के रूप में कन्वर्ट कर सके। SI भी आता है इम्प्यूरिटीज के रूप में। अब हम लोग देखें रिएक्शन P4 प्लस O2 P2O5 ये फास्फोरस पेंटा, यही जो होता है P2O5, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो लाइनिंग होता है उसमें बेसिमर कन्वर्टर में, और वो स्टील का बना होता है, उसमें Ca3PO4 होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है। ये इसको हम लोग थॉमस स्लैग कहते हैं, इसका नाम है थॉमस स्लैग, ये भी बाहर चला आता है। अब इसमें सल्फर जो होता है S8 प्लस O2 SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर इसमें आर्सेनिक जो होता है As प्लस O2 As2O3 के रूप में निकल जाता है बाहर। अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें मैग्नीज भी प्रेजेंट रहता है, जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ट्वाइस MnO का फॉर्मेशन करता है, और सिलिका भी रहता है Si+O2 के साथ रिएक्शन करके SiO2 का फॉर्मेशन करता है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये Si2 का जो फॉर्मेशन हुआ MnO के साथ मिलकर MnSiO3 का फॉर्मेशन करता है, और ये भी स्लैग के रूप में हम लोग ये बाहर चला जाता है।
MnO प्लस SiO2 MnSiO3 विषलय के रूप में बाहर चला जाता है। और जो इसमें कार्बन जो प्रेजेंट आता है O2 के साथ रिएक्शन करके CO2 के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। इस तरह से हम लोग इस बेसिमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा या ओपन हर्थ प्रोसेस भी होता है, उसके द्वारा हम लोग आयरन का प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं।